उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी का जो मूल आधार है वो क्या है? कृषि है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी है उसमें कृषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वर्ष 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 658 लाख कर्मकार थे, है ना, वर्कर थे, जिसमें से 190 लाख कृषक थे और 199 लाख करीब कृषि श्रमिक थे। प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 59.3% है ना। तो देखिए करीब 60% जो यहाँ की जनसंख्या है वो कृषि में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर से संलग्न है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, लगभग यदि परसेंटेज में बताऊं तो 68.7% भूभाग पर खेती की जाती है ना। तो ये याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का लगभग 68.7% भूभाग है, यहाँ पर खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश पशुपालन की दृष्टि से भी भारत में संपन्न राज्यों में से एक है ना। तो देखिए यदि कृषि के तौर पर भी आप देखें और पशुपालन के तौर पर भी देखें तो जो उत्तर प्रदेश है काफ़ी ज़्यादा संपन्न है ना। दूध के भी उत्पादन में प्रथम है, आपको पता होगा। इसके अलावा ओवरऑल खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश प्रमुख है, गेहूं के प्रोडक्शन में प्रथम है। अभी हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चाहे वो आप कृषि की बात करें चाहे पशुपालन की बात करें, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 26.1 है। इसमें वानिकी और मत्स्य भी शामिल है ना। तो जो उत्तर प्रदेश की टोटल जीडीपी है उसमें 26% लगभग जो योगदान होता है वो कृषि का होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कृषि का। अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और एक बात आपको और याद रखना है, जो यहाँ पर हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसमें वानिकी और मत्स्य पालन भी इंक्लूड है। देश के कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 18.1% है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ओवरऑल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर रहता है। और यदि आप कुल कंट्रीब्यूशन की बात करें देश में तो 18.1% कंट्रीब्यूशन है देश में उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न में। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर किया है, जब कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे हम मिश्रित कृषि या फिर मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं ना। तो मिक्स्ड फार्मिंग कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या होता है। तो जब कृषि के साथ हम पशुपालन करते हैं तो उसे हम मिश्रित कृषि या फिर मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। इसके अलावा गेहूं, दूध, आलू, गन्ना, मसूर, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज आदि के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इन सभी फसलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके अलावा ओवरऑल खाद्यान्न में भी हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश या फिर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों, कौन कौन से कारक होते हैं कृषि को प्रभावित करने में? मृदा, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं या फिर 9 कृषि जलवायु प्रदेश में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो एक एक करके हम ये 9 पूरे जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है भांवर और तराई क्षेत्र। इसमें हिमालय के तलहटी या फिर फुटहिल वाले क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद। तो यहाँ पे मैप में भी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। दूसरा है पश्चिमी मैदान, मेरठ मंडल एवं आसपास के क्षेत्र। तो ये आप देख सकते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, ये दूसरा डिवीजन है इसका, है ना। इसमें मेरठ मंडल तथा इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। अगला है मध्य पश्चिमी क्षेत्र। तो इसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। तो मैप में भी आप देख लीजिए, ये मध्य पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान। तो इसमें आगरा मंडल और उसके कुछ आसपास के क्षेत्र आते हैं। तो ये मैप में भी आप देख लीजिए, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान है। मध्य मैदान की बात करें तो कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ मंडल के क्षेत्र इसमें आते हैं। तो मध्य मैदान मैप में आप देख लीजिए, ये मध्य मैदान का क्षेत्र है। बुंदेलखंड प्रदेश की बात करें तो झांसी और चित्रकूट मंडल के क्षेत्र इसमें आते हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें तो गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र इसमें आता है। और पूर्वी मैदान की बात करें तो वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़, प्रयागराज मंडल आदि के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। तो आप मैप में देख लीजिए, पूर्वी मैदान है ना। ये मैंने यहाँ पे जितने भी मंडल आपको बताए हैं तो ये सब यहाँ पर आते हैं। और लास्ट है विंध्य प्रदेश। तो इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिणी प्रयागराज के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे 9 कृषि जलवायु प्रदेश। तो तुमको आपको थोड़ा दिमाग में रखना कि कौन कौन से 9 ये जलवायु प्रदेश और कौन कौन से मंडल इनमें आते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो देखिए 3 प्रकार की फसल हमें नॉर्मली भारत की हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमें 3 प्रकार की फसलें देखने को मिलती है। एक है खरीफ की फसल, एक है रबी की फसल और एक है जायद की फसल। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या होती हैं ये। तो खरीफ की फसल क्या होती हैं या फिर खरीफ क्रॉप क्या होती हैं? यह फसल वर्षा के आरंभ होने पर, है ना, मई जून या फिर जून जुलाई आप बोल सकते हैं, में बोई जाती हैं।
तथा इनकी जो कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर या फिर अक्टूबर के टाइम पे इनकी कटाई होती है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है या फिर कब काटी जाती है, तो आपको दिमाग में रखना है यह फसल मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है ना। देखिए ये मानसून वाला ही टाइम है, जून जुलाई वाला है ना, यहाँ पे जून में मानसून इंडिया में एंटर कर जाता है, तो ये मानसून पर निर्भर अर्थात बारिश पर निर्भर फसलें होती हैं। फसलों की बात करूं तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, तुअर या फिर अरहर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन आदि फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है या फिर रबी की है, तो ये फसलें भी आपको याद रखना कि खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने अलग से एक फैक्ट कवर किया है या फिर इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट कवर किए हैं। देखिए ओवरऑल यदि हम देश में बात करें तो कुल खाद्यान्न में प्रथम नंबर पर कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश आता है ना। यहाँ ये हम फसलों के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर आता है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम पर आता है और द्वितीय पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। मक्का के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम पर आता है। दलहन के उत्पादन पर मध्य प्रदेश आता है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक आता है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आता है और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर आता है। तो ये कुछ फसलें हैं और उसके में जो अग्रणी राज्य हैं उनको मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और अन्य फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है, सभी खाद्यान्न फसलें ग्रैमीनी कुल के अंतर्गत आती है। तो ये आपको याद रखना, जितनी भी खाद्यान्न खाने वाली फसलें होती हैं वो ग्रैमीनी कुल के अंतर्गत आती हैं, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं रबी या फिर शीत ऋतु की फसलों के बारे में। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती हैं। शीत ऋतु मतलब अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती हैं और इनकी जो कटाई होती है वो ग्रीष्म ऋतु अर्थात अप्रैल और जून के टाइम पर इनकी कटाई हो जाती है। इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रमुख फसलों की बात करूं तो गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी ये सभी फसल रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला है जायद की फसलें। तो रबी और खरीफ की फसलों के मध्य जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं। इन फसलों को मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है या फिर हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इन फसलों में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी आती हैं, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, लोबिया, पत्तीदार सब्जियां, ये सभी आती हैं जायद की फसलों के अंतर्गत। तो ये मैंने कुछ बताया है आपको, है ना, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट, हम कृषि पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसलें क्या होती हैं, कब बोई जाती हैं, रबी की फसलें का क्या होती हैं, कब बोई जाती हैं, जायद की फसलें क्या होती हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। अब कुछ यहाँ पे और अन्य मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किए हैं। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां जो कि अक्सर एग्जाम में हमें पूछी जाती है, तो वो देखते हैं। देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये कुछ क्रांतियां हैं महत्वपूर्ण जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने यहाँ पर कवर की हैं, तो आपको याद रखना है। आगे है प्रदेश की कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें या फिर मेजर फ्रूट क्रॉप्स। तो देखिए सबसे पहले गेहूं या फिर व्हीट। तो इसका वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नाम की बात करें तो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नाम है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह एक समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, शीत ऋतु की यह फसल है। गेहूं की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक होती है ना। तो देखिए जो सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है गेहूं की उत्तर प्रदेश में, तो गंगा और घाघरा के दोआब। दोआब मतलब क्या होता है, पहले भी हमने समझा है, दो कोई प्रमुख नदियां या फिर बड़ी नदियां होती हैं, उसके जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब बोलते हैं, है ना। ये नदियों के चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था। उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह गेहूं का उत्पादन होता है ना। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको पता ही होगा कि गेहूं के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है, काफी बड़ा हिस्सा देश में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा यदि आप दक्षिण का पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र छोड़ दें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। प्रमुख जिलों की बात करूं तो मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर आदि, तो इन सभी क्षेत्रों में गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो ये सभी मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी बताया है, तो आप देख सकते हैं। और जिले ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, जो कि अन्य दूसरी फसलों की तुलना में सर्वाधिक है ना। तो ओवरऑल जो कृषि भूमि है उसके लगभग 24% भाग पर खेती की जाती है, जो कि अन्य फसलों की तुलना में सर्वाधिक है ना। तो सर्वाधिक भूभाग पर गेहूं बोया जाता है। इसके अलावा कृषि भी सर्वाधिक इसकी होती है।
गोरखपुर जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो गोरखपुर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है गेहूं का। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। यहाँ देश के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 32.59 मिलियन टन, लगभग 35% गेहूं का उत्पादन रहा। तो काफ़ी ज़्यादा परसेंट है ये, है ना। तो 2019-20 की ये मैंने एक यहाँ पर डेटा डाला है, आपको याद रखना है ना। हमेशा पहले नंबर पर ही रहता है और इसका उत्पादन कितना रहा, तो 32.59 मिलियन टन। तो ये आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए हैं। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, है ना। तो पहले पे उत्तर प्रदेश है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे पंजाब आता है, चौथे पे हरियाणा और 5वें नंबर पर राजस्थान आता है। तो ये पांचों राज्य आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने को दे दिया जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं धान की या फिर पैडी की या फिर चावल की। तो इसका वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नाम क्या है, तो ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नाम है। उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो तराई क्षेत्रों में मुख्यतः इसकी खेती की जाती है ना। हमने पहले भी फिजिकल डिवीजन में भी पढ़ा था, जो तराई क्षेत्र है भामर के बाद वाला, है ना, जो कि तर या फिर दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पर इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, तो इन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है ना, आपको पता ही होगा, गर्मी वाली फसल है ये। इसके अलावा प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 18% भाग पर इसकी खेती की जाती है ना। तो कुल जो कृषि योग्य भूमि है उसका लगभग जो 18% क्षेत्रफल है उस पर चावल की खेती की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है ना। तो पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक प्रोडक्शन चावल का पश्चिम बंगाल में होता है, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहाँ देश के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15.52 मिलियन टन, या फिर जिसे हम बोलें परसेंटेज में 13.11% कॉन्ट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश का, है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ कवर किए हैं। यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है ना, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा चावल की फसल के लिए मिट्टी का जो pH मान होना चाहिए वो 5 से 8.5 के बीच होना चाहिए, है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे अच्छा जो pH माना जाता है चावल के लिए वो 5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाजरा की। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पेनिसिटम टाइफोइड्स इसका साइंटिफिक नाम है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करूं तो मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा और मैनपुरी। तो ये देखिए मैप में भी मैंने आपको बताया है, तो आप देख सकते हैं ये उत्पादक इसके जिले हैं। यह प्रदेश में बोया जाने वाला सबसे प्रमुख मोटा अनाज है ना। तो जो मोटे अनाजों की बात करें तो सबसे प्रमुख कौन सा है, बाजरा है, उत्तर प्रदेश में बोया जाने वाले अनाजों में। अब हम देखते हैं प्रदेश की कुछ दलहनी फसलें या फिर पल्स क्रॉप। तो पहले हम अरहर की बात करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैलेनस कजान इसका साइंटिफिक नाम है या फिर वैज्ञानिक नाम है। उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी। तो ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं ये सारे जिले यहाँ पर पड़ते हैं। जून जुलाई में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। आगे बात करते हैं चने की। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइसर एरिटिनम इसका साइंटिफिक नाम है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करूं तो बाराबंकी, आगरा, कानपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर। तो ये सारे जिले मैंने आपको मैप में मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड रीजन में होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कहाँ पर होता है सर्वाधिक प्रोडक्शन चने का, बुंदेलखंड रीजन में। दलहनी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, देखिए मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, मटर और चना। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी फसल दलहनी है या फिर इनमें से कौन सी फसल तिलहनी है। तो आपको याद रखना है ये सारी फसलें दलहनी फसल के अंतर्गत आती हैं। सभी दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल या फिर फैमिली में आती हैं, है ना। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो दलहनी फसलें होती है किस कुल की होती हैं, तो लेग्यूमिनेसी कुल की होती हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको खाद्यान्न का बताया था ग्रेमिनी कुल में आते हैं, उसी प्रकार से जो दलहनी फसलें होती हैं ये लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं प्रदेश की कुछ प्रमुख तिलहनी फसलें या फिर ऑयल सीड्स। तो सरसों की बात करते हैं, तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ब्रेशिया कैंपेस्ट्रिम, है ना। उत्पादक क्षेत्रों की बात करूं तो प्रदेश के सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है ना, सभी भागों में होती है, लेकिन मध्य एवं पश्चिमी भाग में विशेष रूप से इसकी खेती की जाती है। विशेषतः आपको मध्य और पश्चिमी क्षेत्र याद रखना है, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल सभी जगह इसकी खेती होती है। जिलों की बात करूं तो गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं सरसों की खेती के। तो देखिए लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं हम मूंगफली की।
तो इसका वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नाम क्या है? एराकिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नाम है। उत्पादक जिलों की बात करूँ तो सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद। तो ये कुछ जिले हैं, मैप में आप देख लीजिए। जून जुलाई में ये बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसकी खुदाई या फिर कटाई की जाती है। तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं? सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी है। तो ये तिलहनी फसलें हैं। अभी मैंने आपको दलहनी बताई थी और यहाँ पर आपको तिलहनी फसलें बता दी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम गन्ने की या फिर शुगरकेन की बात करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका साइंटिफिक नाम है। उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो प्रदेश में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र है ना, एक तो तराई क्षेत्र है, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। इसके अलावा गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो भी, वहां पर भी गन्ने का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। प्रमुख जिलों की बात करूं तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये सभी जिले मैंने आपको मैप में भी मेंशन किए हैं, तो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्र लगभग 2.2 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का 13% है। तो आपको पता ही होगा गन्ने के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है और यहाँ की जो भी कृषि योग्य भूमि है उसका लगभग 13% भूभाग पर गन्ने की खेती की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। यहाँ देश में कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 178.42 मिलियन टन, करीब 50.16% यहाँ पर उत्पादन रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यह प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है ना। तो जो गन्ना है सबसे प्रमुख नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की, तो आपको याद रखना है। अफीम या फिर ओपियम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नाम है। उत्पादक क्षेत्र बाराबंकी और गाजीपुर है ना, मैप में आप देख सकते हैं गाजीपुर है, बाराबंकी इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। बाराबंकी प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, तो बाराबंकी में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा गाजीपुर भी आपको याद रखना है। अफीम की एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसलें या फिर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनकी बात करते हैं। आम की बात करते हैं। उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर आदि जिलों में आम की खेती होती है। किस्मों की बात करूं तो कौन कौन सी किस्में होती हैं? दशहरी, लंगड़ा, रटौल, सफेदा, चौसा, गुलाब खास, मलिहावादी, सफेदा। तो ये सभी किस्में हैं किसकी? आम की है ना। आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई भी इसमें से आपको एक किस्म पूछ लेगा और पूछेगा किसकी किस्म है, ये आम की है या फिर किसी अन्य फल की है, तो आपको याद रखना है। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। नवाब ब्रांड क्या है? सीधे से आपको पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए जो भी उत्पादित आम होते हैं यहाँ पर उसको किस प्रकार से प्रचारित किया जाता है, तो नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। आम के प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र की स्थापना लखनऊ शहर में की गई है। ठीक है, तो लखनऊ शहर में इसका जो प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र है उसकी स्थापना की गई है। तो एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। अमरूद की बात करते हैं तो उसका उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं और कानपुर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। किस्मों की बात करूं तो सफेदा, हाफजी, करेला, प्रयागराजी, सफेदा, लखनऊ 49 और ललित सुरखा, ये कुछ इसकी प्रमुख किस्म हैं अमरूद की, आपको याद रखना है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र की स्थापना प्रयागराज शहर में की गई है ना। तो आम के लिए कहाँ की गई है? लखनऊ में, और अमरूद के लिए प्रयागराज में की गई है, तो आपको याद रखना है। कुछ बागवानी फसलों की हम बात करते हैं। देखिए आंवला कहाँ कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में आंवले का प्रोडक्शन होता है अच्छा खासा। संतरे की बात करें तो सहारनपुर, बुंदेलखंड रीजन में संतरा उत्पादित होता है। लीची की बात करें तो सहारनपुर और मेरठ। सफ्तालू की बात करें तो लखनऊ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। तरबूजे की बात करें तो गंगा, सरयू, गोमती नदी की घाटी में इसका प्रोडक्शन होता है। मेंथा पेपरमेंट की बात करें तो बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज इन क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन होता है। कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किए हैं आपको इम्पोर्टेंट। सन 1974 में बागवानी या फिर उद्यानी जो फसलें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का गठन किया गया था, है ना। किसके लिए किया गया था? बागवानी और फसलों को बढ़ावा देने के लिए। भारत का पहला बागवानी कॉल सेंटर लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है ना। तो जो पहला बागवानी कॉल सेंटर है जिसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहते हैं, तो ये लखनऊ में स्थापित है। अब हम थोड़ा पशुपालन डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश का या फिर एनिमल हस्बेंड्री। तो 1944 में राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पशु संपदा का संरक्षण करना
और इसका संवर्धन तथा उत्पादन करना, है ना। तो आपको याद रखना है 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। पशु गणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की जो कुल संख्या वो कितनी है, 68 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में पशुधन की संख्या के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो पशुधन की बात करें, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पॉइंट बताया कि सबसे प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है। तो पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पशु टीकों का उत्पादन पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो पशुओं को टीके लगाए जाते हैं वो किस संस्थान के द्वारा लगाए जाते हैं, पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि लखनऊ में है। पशुधन की बात करें तो गाय और भैंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। प्रदेश के कुल पशुधन में गौवंशीय पशुओं की संख्या 19 मिलियन है, जो कि पश्चिम बंगाल के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो सर्वाधिक पशुधन में यदि हम गाय की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, यहाँ पर करीब 19 मिलियन गाय हैं। और भैंसों की बात करें तो प्रदेश के कुल पशुधन में महिष वंशीय पशुओं की संख्या कितनी है, 33 मिलियन है। इस आधार पर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, ठीक है। तो भैंसों में पहला है, गाय में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। शेष अन्य पशुओं की बात करें तो भेड़, बकरी, सुअर, कुक्कुट, अन्य जीव भी इसमें शामिल है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित कुछ योजनाएं और कार्यक्रम हम यहाँ डिस्कस करते हैं। 1970-71 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में प्रदेश के 3 जनपदों वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 के नाम से प्रारंभ किया गया है। देखिए 1970-71 में जो केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, तो उसी के तहत 1973 में प्रदेश के 3 जो जिले हैं वाराणसी, मेरठ और बलिया, यहाँ पर भी ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट के नाम से यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया गया था। सन 1976 में प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। तो 1976 में क्या क्या किया गया, दुग्ध विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद का गठन या फिर स्थापना की गई। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 में इसकी स्थापना हुई। कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखना है। देखिए इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट हैं, तो आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, प्रदेश में दुग्ध और दुग्धशाला का विकास करना, ठीक है। तो 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना तो 1993-94 में प्रदेश में लागू किया गया। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था, प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन एवं रोजगार सृजित करना, ठीक है। तो ये कार्यक्रम भी या फिर परियोजना आपको याद रखना है 93-94 में लागू हुई थी, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ कवर किए हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। 1938 में देश में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी। कानपुर में नवीन डेयरी एवं पाउडर प्लांट की स्थापना की गई। कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट की स्थापना की गई। तो कुछ अन्य फैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ कवर किए हैं, तो आपको याद रखना है। अगला है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम। तो एक है किसान मित्र योजना। कब लागू हुई थी, तो 18 जून 2001 से ये प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराना, है ना। तो इसका आपको उद्देश्य भी याद रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 99 और 2000 में ये स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को कृषि कार्य के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराना। किसान सेवारत योजना, इसका प्रारंभ कब से हुआ, 2010-2011 से प्रारंभ हुआ। दूरस्थ निवास करने वाले किसानों को कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी देना इसका उद्देश्य था। अगली योजना है किसान बही योजना। तो 1992 से इसको लागू किया गया। प्रदेश के किसानों को उनकी जोतों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा पूर्व प्रचलित जोत बही पासबुक से के स्वरूप में परिवर्तन करना, ठीक है। तो आपको ये सारी योजना ईयर भी आपको दिमाग में रख लेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा उद्देश्य भी आपको थोड़ा याद रखना है, जो भी पीसीएस का आपका एग्जाम होता है उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 5 अक्टूबर 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, बीजों की अनुवांशिक व भौतिक शुद्धता व अंकुरण क्षमता को मानकों के अनुरूप बनाए रखना एवं बीज जनित बीमारियों को नियंत्रित करना। तो ये कुछ योजनाएं थी, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इनका आपको ईयर भी याद रखना है और उद्देश्य भी याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। कृषि पार्क किसानों को उनके उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किया गया है ना। तो कहाँ कहाँ किया गया है, हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा
भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमें डिस्कस कर लेते हैं। देश में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग जो 15% भाग है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि हम देश की बात करें तो उसका जो 15% भाग है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता, मैंने आपको कई बार बताया है कि खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पर है, इसके अलावा गेहूं में पहले में है, हम गन्ने में पहले नंबर पर है। तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है देश की कृषि में। गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रदेश में गन्ना का अधिक उत्पादन होने के कारण प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। प्रदेश का एकमात्र जिला अलीगढ़ जहां पर केसर की खेती या फिर सैफरॉन की खेती की जाती है। गाजियाबाद में आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ की स्थापना की गई है, आलू एवं अन्य शाक सब्जियों के अनुसंधान के लिए। ठीक है, तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? गाजियाबाद में की गई है। प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र लखनऊ, सहारनपुर, आगरा में स्थापित किया गया है ना। तो 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। आगरा का कृषि निर्यात क्षेत्र आलू के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अन्य प्रदेशों से के आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, तो आगरा आलू के निर्यात के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ताज ब्रांड किससे संबंधित है? तो आलू से, आपको याद रखना है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थापित है, ये फैक्ट है एक। कन्नौज पुष्पों से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी कुछ फैक्ट हैं, आपको याद करने हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं। क्षेत्र और आम की प्रसिद्ध किस्में, देखिए लखनऊ में कौन कौन से किस्में होती हैं? एक है मलिहाबाद और दशहरी। वाराणसी में लगड़ा बहुत फेमस है आम की किस्म। मेरठ बागपत में रटौल, सहारनपुर में सफेदा और चौसा। तो ये आम की मैंने आपको पहले भी किस्में बताई थी और कुछ यहाँ पर क्षेत्रों के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, तो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम खनिज की डेफिनेशन या फिर मिनरल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी या फिर क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। इन्हें भूमि से हम खनन प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं। इसका निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ये मनुष्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। तो थोड़ा हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए खनिज होते क्या है? देखिए 3 लेयर होती है पृथ्वी पर, है ना। एक होता है क्रस्ट, सबसे बाहर वाली, बीच वाली होती है मेंटल और सबसे अंदर वाली होती है कोर। तो जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है या फिर हम हिंदी में जैसे भूपरपटी बोलते हैं, है ना, तो जो पृथ्वी की भूपरपटी होती है वो अनेक तत्वों से मिलकर के बनी होती है। तत्वों का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, सिलिकॉन हो गई, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, है ना, सोडियम। तो ये सभी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। और यही तत्व आपस में क्रिया या फिर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं या फिर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो यही तत्व और यौगिक हमें खनिज संसाधन के रूप में पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। और इन खनिजों को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो खनन प्रक्रिया के द्वारा खोद करके निकालते हैं और प्राप्त करते हैं। और कोई भी खनिज हमें शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है, अशुद्ध रूप से अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। हम तकनीकी का प्रयोग करके उसे शुद्ध करते हैं ना। तो ये खनिज की डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। कौन कौन से खनिज होते हैं? जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, स्लेट पत्थर, एस्बेस्टर। और भी अन्य होते हैं, लेकिन ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखे हैं। तो ये सारे खनिज होते हैं। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, अर्थात यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता काफी कम है। यहाँ खनिजों की कम उपलब्धता का कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का होना है। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें खनिज संसाधनों की दृष्टि से या फिर मिनरल रिसोर्सेज की दृष्टि से, तो ये निम्न मध्यम श्रेणी से मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ज्यादा खनिज पाए नहीं जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कम खनिज संसाधन पाए जाने का कारण क्या है कि जो उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है उसका मैक्सिमम एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है? मैदान है, जो कि नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। इसी कारण से यहाँ पर काफी कम खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, संगमरमर, तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर, फास्फोराइट, गंधक, कोयला। तो ये सभी खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। एक यहाँ मैंने फैक्ट कवर किया है, किसी भी चट्टान से खनिज शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते, बल्कि मनुष्य तकनीकी के द्वारा उसे शुद्ध करता है ना। अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जब भी हम कोई खनिज निकालते हैं वो अयस्क के रूप में निकलता है, कभी भी शुद्ध रूप से नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि हम लोहे का खनन करेंगे तो डायरेक्ट हमें लोहा मिल जाएगा, है ना। हमें उसके अयस्क मिलेंगे, उससे हम तकनीक का प्रयोग करके लोहा निकालते हैं।
खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 10वां स्थान है तथा देश के कुल खनिज उत्पादन का उत्तर प्रदेश में 2.6% भाग उत्पादित होता है ना, तो 10वां स्थान आता है हमारा देश में। इसके अलावा 2.6% का कंट्रीब्यूशन करते हैं हम देश में। तो ये कुछ जानकारी थी, है ना, साधारण सी उत्तर प्रदेश के बारे में। इसके अलावा खनिज क्या होते हैं आपको समझ में आई होगी। अब हम खनिजों का थोड़ा वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखते हैं। तो देखिए, एक होते हैं धात्विक खनिज या फिर जिसे हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं, एक होते हैं अधात्विक खनिज या फिर जिसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं, और एक होते हैं ऊर्जा खनिज या फिर जिसे हम एनर्जी मिनरल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम धात्विक खनिज को समझते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ जिनको गलाने से हमें धातु प्राप्त होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज बोलते हैं। यह लचीले होते हैं ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात इनको आप कैसा भी शेप दे सकते हैं। यदि आप इनको हथौड़े से पीटेंगे तो ये लचीले हो जाएंगे या फिर किसी भी शेप में ये ढल जाएंगे। ये आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं ना। तो ये कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं कि आखिर धात्विक खनिज होते क्या है। इनको गलाने से हमें धातुएं प्राप्त होती है। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे सोना हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा इसको हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने धात्विक खनिज कवर किए हैं। अगला है ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते और भंगुर प्रकृति के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। है ना, धातुओं के अंश नहीं पाए जाते। इसके अलावा भंगुर का मतलब क्या है कि इन पर यदि आप वार करेंगे तो ये टूट फूट जाएंगे, है ना, भंगुर होते हैं। जैसे अभी हमने धात्विक खनिज में क्या पढ़ा था, ये फ्लेक्सिबल होता है। इनको यदि आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतले हो जाएंगे या फिर किसी शेप में ढल जाएंगे। लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं, यदि आप इनको पीटेंगे तो ये टूट फूट जाएंगे, इसलिए ये भंगुर होते हैं। ये अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं ना। धात्विक खनिज किससे प्राप्त होते हैं, आग्नेय व कायांतरित। इसके अलावा जो अधात्विक होते हैं वो अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चूना पत्थर, एस्बेस्टास, बलुआ पत्थर। तो ये कुछ अधात्विक खनिज हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी मिनरल्स की। तो इन खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये ईंधन होते हैं। इसके अलावा ये अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको खनिजों का वर्गीकरण बताया है कि ये धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, इसके अलावा ऊर्जा खनिज क्या होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज क्षेत्र उनको हम डिस्कस करते हैं। एक है विंध्यन क्रम की सेल। विंध्यन क्रम की सेल मतलब जो हमारे दक्षिण में विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड का जो प्लेट्यू है, साउथ वाला रीजन आप देख सकते हैं मैप में। हिमालय क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, है ना, साउथ वाला पार्ट है। इसके अलावा यहीं पर बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड प्लेट्यू वाला रीजन है। इसके अलावा हिमालय श्रेणी के निचले भाग वाले क्षेत्र और कुछ नदी घाटियां। तो इतने क्षेत्रों में ये खनिज पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से किस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते। अगला पॉइंट यहाँ कवर किया है मैंने, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, आपको याद रखना है। क्यों हुई थी इसकी स्थापना, प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं उनके व्यवसाय के स्तर के खनिज भंडारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना एवं अन्वेषण कार्य का निष्पादन करना, है ना। देखिए जो भी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनकी खोज करना, है ना, और जो भी व्यवसाय हैं उससे संबंधित तो उनकी स्थापना और अन्वेषण कार्य को संपन्न करना, ये सब इसके कार्य थे। उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति आई थी वो कब आई थी, 29 दिसंबर 1998। तो ये डेट आपको याद रखनी है। खनिज नीति 98 में आई थी। इसके अलावा इसके तहत 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 दिसंबर 1998। इसके अलावा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1998 में जो राज्य की खनिज नीति आई थी उसके तहत कितने जिलों को खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। कौन कौन से जिले थे थोड़ा देख लेते हैं। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। तो ये जिले हैं जिनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। मैप में मैंने आपको मेंशन किया हुआ यहाँ पर बताया है, तो आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों का विकास करना, है ना। तो उद्योगों का विकास करना, जो भी खनिज से संबंधित उद्योग हैं, इसका कार्य था। इसके अलावा इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन। तो यह कैल्शियम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है ना। तो किन चट्टानों में पाया जाता है, जहां पर भी कैल्शियम वाली चट्टानें होती है वहां पर ये पाया जाता है।
प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाज एवं रोहतास क्षेत्रों तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र के उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। तो मिर्जापुर जिला आपको याद रखना है, उसके ये क्षेत्र हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सोनभद्र का भी एक क्षेत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। उपयोग क्या होता है चूने पत्थर का? तो सीमेंट उद्योग में होता है, लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग होता है, चीनी उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, रसायन उद्योग में, तो आदि उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। मिर्जापुर के चुनार तथा सोनभद्र जिले के चुर्क तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर की आपूर्ति इन्हीं स्थानों से की जाती है। ठीक है, तो जो भी सीमेंट फैक्ट्री हैं है ना, तो इनमें जो चूने की आपूर्ति है वो इन्हीं स्थानों से की जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है ना। तो यदि भंडार की बात करें तो इसमें हमारा सेकंड स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर किया है, देश में चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तो ये 3 प्रमुख उत्पादक हैं चूना पत्थर के, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे है कांच बालू या फिर हम जिसे सिलिका सैंड भी बोलते हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो प्रदेश में गंगा तथा यमुना नदी में कांच बनाने योग्य कांच बालू प्राप्त किया जाता है ना। तो जो गंगा और यमुना नदी हैं, ठीक है, तो इनकी बालू या फिर इनकी रेत में कांच बालू हमें प्राप्त होती है। प्रमुख जिलों की बात करूं तो प्रयागराज के शंकरगढ़ एवं चंदौली के चकिया क्षेत्र और झांसी के मुंडारी क्षेत्र से हमें ये कांच बालू प्राप्त होती है। कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा स्थान हमारा आता है आंध्र प्रदेश के बाद, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रदेश में कांच बालू का अनुमानित भंडार कितना है? तो 10 करोड़ टन यहाँ पर अनुमानित भंडार है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगला है कोयला या फिर कोल, तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयले में सोनभद्र जिला है, गोंडवाना पत्थरों से ये निकाला जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारे भारत में कोयला जितना भी निकाला जाता है वो मैक्सिमम कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। तो जिला कौन सा है? सोनभद्र है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गोंडवाना चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओवरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है ना। तो जो यहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है तो कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? ओवरा ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं? जहाँ पर हम कोयले और जल का प्रयोग कर करके बिजली बनाते हैं, उनको हम थर्मल पावर प्लांट या फिर ताप विद्युत गृह कहते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में 8वें स्थान पर है ना। तो यदि भंडारण की बात करें तो 8वां नंबर आता है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो ठीक ठाक भंडार कोयले के यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ कवर किए हैं। कोयले में विश्व के प्रमुख उत्पादक कौन कौन है? तो चीन, अमेरिका और भारत, ये पहले, दूसरे और क्रमशः तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा देश में कोयले के प्रमुख उत्पादकों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आते हैं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर। भारत में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे मैंने फैक्ट जो कवर किए हैं आपको याद रखने हैं कोयले के संबंध में। चलिए, तो हम बात करते हैं बॉक्साइट की। तो यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क या फिर ओर है ना। तो एल्यूमिनियम जो हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो चाहे इंडिया लेवल के एग्जाम हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, आपको याद रखना है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? बांदा, चंदौली, वाराणसी और चित्रकूट, सारे जिले मैंने आपको मैप में मेंशन किए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रदेश में इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का काम रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी कंपनी करती है इसके निष्कर्षण का काम, तो हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। उपयोग की बात करूं तो वायुयान बनाने में, बिजली के तार, बिजली के उपकरण और बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कभी ना कभी आपने एल्यूमिनियम का यूज़ किया होगा, विद्युत वायर में भी होता है, आपको पता ही होगा। कुछ पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर किए हैं। विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देशों में क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील है ना। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है कि ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर है और ब्राजील तीसरे पर है। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ये 3 क्रमशः भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक हैं। डोलोमाइट की बात करूं मैं तो जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे हम डोलोमाइट कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर डोलोमाइट होता क्या है। तो जो अभी हमने चूना पत्थर पढ़ा उसमें यदि 10% से अधिक मैग्नीशियम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डोलोमाइट बोलेंगे। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में ये हमें प्राप्त होता है डोलोमाइट, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इस्पात उद्योग में पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, गंधक आदि इन चीजों में या फिर इन उद्योगों में इसका प्रयोग होता है।
कुछ एक पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर किया है। भारत में डोलोमाइट के प्रमुख उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इंडियन ज्योग्राफी को मैंने कवर किया है। चलो हम बात करते हैं एस्बेस्टॉस की। तो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मिर्जापुर जनपद में ये पाया जाता है ना, मैप में देख लीजिए आप। इसके अलावा झांसी जनपद में भी एस्बेस्टॉस की खोज की गई है। ठीक है, तो मिर्जापुर में तो ये पाया ही जाता है, साथ ही साथ वर्तमान में झांसी में भी इसकी खोज की गई है। उपयोग की बात करूँ तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है, शीट बनाने में है ना, जो आप घरों में यूज़ करते हैं। ये देखिए मैप में मैंने आपको बताया है, तो शीट बनाने में होता है। इसके अलावा विद्युत उपकरण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह अधिक ताप सहन करने, साथ ही रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित नहीं होती है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अत्यधिक ताप ये सहन कर सकता है, जो एस्बेस्टॉस होता है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है एंडोलसाइट। तो ये इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मिर्जापुर जनपद में ये पाया जाता है। उपयोग की बात करूं तो पोर्सिलेन तथा स्पार्क प्लग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस खनिज में लोहांश अधिक मात्रा में तथा एल्यूमिना व क्षार के अंश भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोहांश या फिर लोहे के अंश भी पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा एल्यूमिना के भी अंश इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जिप्सम की बात करूं तो यह मुख्यतः अवसादी या फिर परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यह कैल्शियम का एक जलकृत सल्फाइड है, जिसे सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? झांसी और हमीरपुर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो जिप्सम आपको पता होगा, सीमेंट उद्योग में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा ये अवसादी चट्टानों में हमें प्राप्त होता है। उपयोग की बात करूं तो सीमेंट उद्योग गंधक, अमोनिया, सल्फेट, रासायनिक पदार्थ आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट मैंने कवर किया है, देश में जिप्सम का उत्पादन क्रमशः राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये पॉइंट इंडियन ज्योग्राफी का मैंने कवर किया है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट बृहद पैमाने पर कॉल फॉर्मेशन से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके कुछ क्षेत्र प्रमुख कौन कौन से हैं? दुर्माला, माल देवता, चमसारी रॉक फॉस्फेट के यहाँ पर विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के सुरक्षित भंडार जो हैं वो पिसनारी एवं टोरी, जो कि ललितपुर जिले में आते हैं, में यहाँ पर ये इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ये मैप में मैंने आपको मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। रॉक फॉस्फेट के नए भंडार बांदा जनपद से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन बनेगा कि अभी वर्तमान में रॉक फॉस्फेट के भंडार हमें कहाँ देखने को मिले, तो बांदा जनपद में देखने को मिले हैं, है ना। ये दोनों ही बुंदेलखंड के जिले हैं, बांदा और ललितपुर। आगे है सेल खड़ी। स्टेटाइट को ही सेल खड़ी या फिर घिया पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमीरपुर या फिर झांसी, है ना। तो ये आपको जिले याद रखने हैं। मैंने कहाँ पर ये पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी बुंदेलखंड के ही जिले हैं, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। इसका उपयोग पोर्सलेन, इमारतों के सजावटी कार्य, इसके अलावा सिरामिक, पेंट, साबुन, प्रसाधन की वस्तुएं आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो उपयोग आपको याद रखना है, इमारतों को सजाने के लिए, इसके अलावा पेंट बनाने, साबुन बनाने आदि चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पर नोट मैंने कवर किया है, उत्तर प्रदेश देश में एंडलुसाइड एवं डायस्पोर खनिज संसाधन के भंडारण में महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा 78% एंडलुसाइड और 37% डायस्पोर तथा 10% पायरोफाइलाइट के भंडार यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, तो ये दो जो खनिज संसाधन है काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है उत्तर प्रदेश इनके भंडारण में और उत्पादन में, तो आपको याद रखना है। आगे है संगमरमर। तो यह एक प्रकार का चिकना पत्थर होता है ना, आपको पता ही होगा, संगमरमर आपने देखा ही होगा। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ये पाया जाता है ना। देखिए मैक्सिमम जो भी हम खनिज पढ़ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम जो क्षेत्र देखने को मिलेंगे वो जो बुंदेलखंड रीजन है, ये वाला हमारा है ना, बुंदेलखंड रीजन जो दक्षिण का पठारी एरिया है, यहीं पर हम देख रहे हैं मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है पठारी क्षेत्र है, पूरा दक्षिणी वाला एरिया। इसके अलावा जो इसका उत्तरी वाला क्षेत्र है वो पूरा मैदानी क्षेत्र है, और मैंने आपको बताया कि मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? फर्श, इमारती सामान बनाने और मूर्ति बनाने, तो इन सभी चीजों में इसका उपयोग होता है। आपने ऊपर देखा ही होगा कि संगमरमर की इमारतें भी होती हैं, मूर्तियां भी होती हैं। आगरा का प्रसिद्ध जो ताजमहल है वो संगमरमर से ही बना है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सोने की बात करूं तो सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में पाया जाता है ना। तो देखिए आपको पता होगा, सोना एक तो खदानों से भी निकलता है, इसके अलावा जो नदियों में जो रेत पाई जाती है उससे भी सोना निकाला जाता है। जब जो सोना नदियों की रेत से हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसर गोल्ड या फिर प्लेसर सोना भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है रामगंगा नदी और शारदा नदी, तो इनकी जो रेत होती है उससे भी हमें सोना प्राप्त होता है। नवीन खोजों के अनुसार प्रदेश में ललितपुर जनपद के भीकमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र जनपद के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज
होने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जनपद के जो जगह मैंने या फिर क्षेत्र बताई है, हरदी क्षेत्र या फिर भीकमपुर क्षेत्र, तो यहाँ पर भी सोने होने की संभावना बताई गई है। कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं। विश्व में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस, ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत में सोना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरे नंबर पर झारखंड है, तो आपको याद रखना है ना, कर्नाटक में खदानों से और झारखंड में नदियों से हमें सोना प्राप्त होता है, नदियों की रेतों से हमें सोना प्राप्त होता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे है हीरा या फिर डायमंड। तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, ये भी आपने बचपन से पॉइंट पढ़ते हुए आ रहे हो कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो हीरे को प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना गया ना, तो सबसे कठोरतम तत्व वो होता है हीरा। इसके अलावा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी होता है। हीरे के अयस्क मुख्यतः किम्बरलाइट की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। जो हीरा हमें प्राप्त होता है वो किस चट्टानों से प्राप्त होता है, किम्बरलाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है ना, या एकमात्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। बाकी जहां भी होता है तो बहुत कम या फिर न्यूनतम मात्रा में होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो प्रदेश में कुछ मात्रा में हीरा बांदा जनपद में तथा मिर्जापुर के जंगलों से हमें प्राप्त होता है। तो ये बांदा जनपद है और यहाँ पर मिर्जापुर में जो जंगल है यहाँ से हमें हीरे प्राप्त होते हैं। आगे है इमरती पत्थर। तो यह एक प्रकार के चूने के पत्थर होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो मिर्जापुर से हमें ये प्राप्त होता है। उपयोग इमारतों एवं भवनों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तांबे की बात करूं, कॉपर आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक वायर में आपने तांबे को देखा होगा। यह आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में नसों से हमें प्राप्त होता है ना। नसों से मतलब क्या है, इसकी जो चट्टानें भी होती हैं उनकी भी शराएं होती हैं ना, तो उससे हमें ये प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र में तांबे का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ललितपुर जिला, तो ये आप देख सकते हैं ललितपुर जिला है, तो यहाँ से हमें ये तांबा प्राप्त होता है। कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं। विश्व में तांबे का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं, चिली, चीन और पेरू, तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वहाँ पर मैंने इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी फैक्ट कवर किए हैं, ताकि आपको यहाँ पर आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाए। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो आपको पता ही होगा ऊर्जा खनिज है एक प्रकार का। तो यह धारवाड़ और जो आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनके क्रमशः पिग्मेटाइट, मोनोजाइट रेड तथा चेरालाइट से हमें ये प्राप्त होता है। इसके अलावा पिच ब्लेड, सामरस्काइट और थोरियानाइट, तो ये सब इसके क्या है, अयस्क हैं या फिर और हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। खासतौर पर पिच ब्लेड नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम के सीमित भंडार खोजे गए हैं ना, तो ललितपुर जिला बुंदेलखंड रीजन में ही आता है। तो यहाँ पर हमें यूरेनियम के कुछ सीमित भंडार प्राप्त हुए हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो परमाणु संयंत्रों में होता है और ईंधन के रूप में, बिजली बनाने में, ये सारे कामों में हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। इसके अलावा कुछ फैक्ट मैंने कवर किए हैं। विश्व में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जादूगोड़ा खान भारत में प्रथम यूरेनियम की खान है, जो कि झारखंड राज्य में सिंहभूमि जिले के अंतर्गत आती है। तो जादूगोड़ा खान सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड है, तो यूरेनियम से रिलेटेड है। इसके अलावा विश्व में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है यूरेनियम के उत्पादन में। एक खनिज है पायराइट, तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, बस आपको याद रखना है इतना, तो मिर्जापुर जनपद से हमें ये प्राप्त होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है फायर क्ले या फिर नॉन प्लास्टिक। तो यह है जो इसके कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना युग की चट्टानों में ये फायर क्ले के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं ना, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी मैंने बताया था गोंडवाना क्रम की चट्टानों से और क्या देखने को मिलता है, तो हमें कोयले के जो भंडार है भारत में मैक्सिमम गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो मिर्जापुर जो जनपद है या फिर जिला है, आप मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो कुछ क्षेत्र हैं बासी और मकरी, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। एक नोट कवर किया है मैंने, उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। कई बार एग्जाम में कुछ खनिज दे देता है आपको और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना अभ्रक नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिजों को हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक है लौह अयस्क, तो या फिर लोहा, तो ये मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में पाया जाता है। पोटास प्रयागराज, चंदौली, झांसी। चाइना क्ले सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा। कंक्रीट की बात करूं तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो ये सारे बुंदेलखंड रीजन के जिले हैं। तो एक पॉइंट आपको बस ये याद रखना है
कि जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है, फिर बुंदेलखंड का पठारी रीजन है, मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश के खनिज हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट फैक्ट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। विश्व में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला प्रमुख जो राज्य है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और क्रमशः झारखंड, ये 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट चुनार में बनाए जाते हैं ना, तो चुनार में क्या क्या बनाया जाता है, ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग से मैंने फैक्ट आपको यहाँ पर कवर करके बताए हैं, तो आपको याद रखना है।